चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये क्या मैसेज आ रहा है? लेट मी इन। कौन है भाई, किसको मैंने इन नहीं किया है? एक सेकंड। तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है। और मेरी तरफ से मिस्टेक रही कि मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ बॉइलिंग पॉइंट का। बट आज फुर्सत निकाल के मैं ये सारे काम कर दूंगा, क्योंकि आज और दूसरे काम में हम लगे रहे तो ये नहीं कर पाए। आज मैं वीडियो सारे अपलोड कर दूंगा, इवन जो आज की क्लास ले रहे हैं वो भी हम अपलोड कर देंगे। और आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। यहां से चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। आगे 2 से 3 दिन का काम जो हम लोग करेंगे वो एक्स्ट्रा काम करेंगे अपनी नॉलेज के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर, पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं, सीखने के लिए कि वाकई होता क्या है। बहुत सारी नॉलेज मिलती है अगर हम किसी के सामने। देखिए होता क्या है, सिर्फ नंबर लेना एक अलग बात होती है, मार्क्स आना एक अलग बात है। हम किसी के सामने जब हम ये सब साइंस वगैरह पढ़ते हैं, इवन कुछ भी पढ़े, मतलब नॉट ओनली साइंस या नॉट ओनली केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ते हैं आप, कुछ भी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, अच्छे से किसी के सामने जब आप बातचीत करते हो ना, तो उसके साथ भी आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल दे के, तथ्य रख के डिस्कशन कर सकते हो। हवाबाजी नहीं होती है, ठीक है। और जब कोई हवाबाजी करता है तो दूर से समझ में आ जाता है कि हाँ ये हवाबाजी कर रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। तो हम लोग जब चीजों को कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज जरूर मिलती है, और हमारी ग्रेविटी बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, और किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर तो आएंगे ही, वो तो एक अलग बात है, जब हम पढ़ रहे हैं तो नंबर तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक भी पढ़ लेंगे, उससे बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तरीके से जब हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, जिस तरीके से सॉल्वेंट में हम लोग कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा था। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, और जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था उसको हमने डेल्टा टीबी कहा था। जितना भी बढ़ा था, मान लो 100 डिग्री से 101 डिग्री हो गया तो 1 डिग्री बढ़ा है। तो जो डेल्टा टीबी होगा वो 101 डिग्री नहीं होगा, जो डेल्टा टीबी होगा वो 100 डिग्री नहीं होगा। डेल्टा टीबी कितना होगा? 1 डिग्री होगा। डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये था डेल्टा टीबी। या फिर हम लोग यूज कर रहे थे डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। जहां पर के बी क्या है? के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला सेम है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। बट एक दो नई बातें बताएंगे वो आप लोग सुनेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर में आप नमक डाल देंगे या शक्कर डाल देंगे और फिर आप उसको फ्रीज करेंगे, तो अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो हो सकता है -4 या -5 डिग्री पे फ्रीज हो। तो वो जितना कमी आ जाती है उसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से।
तो डेल्टा टीएफ होता है 1000, सेम है, बस बी की जगह पर एफ आ जाएगा, बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग। तो जहां पर के बी हम लोग यूज कर रहे थे वहां पे के एफ लिखेंगे, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। आई होप आप लोग समझ रहे होगे बात को, ठीक है। और सब कुछ वही है, डेल्टा टीएफ भी डिग्री सेल्सियस में हो सकता है या केल्विन में हो सकता है। केबी को हम लोग लिख रहे थे, जरा समझिएगा बात को, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट थोड़ा ज्यादा फेमस है, ज्यादातर यूज इसी को करते हैं। और केएफ जो हम लोग बोलते हैं इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर हम लोग जो डेल्टा टीएफ के लिए यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं केएफ इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी, दोनों सेम चीजें हैं, एक ही जैसे फॉर्मूले हैं दोनों, बस बॉइलिंग बढ़ जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है ना। अब आते हैं एप्लीकेशन पे, मेन चीज पे हम लोग आते हैं कि यहां पर ये हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, या क्यों पढ़ाया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या कभी जीवन में ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़े या फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना पड़े? क्या ऐसी जरूरत कहीं पड़ती है? अगर हाँ ऐसी जरूरत पड़ती है तब तो हमारे लिए ठीक है। हम अगर मान लीजिए चाहते हैं कि वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस सिचुएशन में पानी 0 डिग्री पे फ्रीज ना हो, तो फिर हमें कोई ना कोई सोल्यूट मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमारा सराउंडिंग चल रहा है -6 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग चल रहा है -6 डिग्री सेल्सियस, और हम चाहते हैं कि हमें उस -6 डिग्री सेल्सियस पे रहना है फिलहाल, ठीक है, किसी भी कारण से, और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पानी फ्रीज ना हो, तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करके सोल्यूट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी डाल देनी होगी जिससे हमारा पानी फ्रीज नहीं होगा। ये एक जर्नल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर पड़ती है जहां पर हमारी ये जरूरत आ जाती है कि भैया अब हम चाहते हैं कि पानी 0 डिग्री पे तो फ्रीज होता है, लेकिन वो ना फ्रीज हो, वो बना रहे, या पानी के साथ कोई और भी लिक्विड फ्रीज ना हो। बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती है। जैसे हम आपको सबसे पहला एग्जाम्पल दें, लिखा हुआ तो हम आपको सब दे देंगे, लेकिन उतना डिटेल में चीजें नहीं लिख पाएंगे जितना समझा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ लेंगे, जरूरत पड़े लिखा हुआ रहेगा, दोबारा कभी जरूरत पड़े आप वीडियो को रिवाइज करना, इनटू फास्ट करके 2 कर लेना, सामने नोट्स रखना, हम जो समझाते जाएंगे वो नोट्स से पढ़ना और हमारी बातों को सुनना, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। पहले तो कितनी मेहनत की जाती थी, अब तो सब रेडीमेड हो गया, सब कुछ है ना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कार रेडिएटर। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। कार रेडिएटर क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो कार रेडिएटर क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कार का जो बोनट होता है आगे, बम्पर जहां होता है फ्रंट में, वहां बम्पर में जालियां होती हैं। पूरी कार जो होती है, कभी भी आप गौर करना, पूरी कार जो होती है एकदम पैक होती है, सब कुछ पीछे पैक, आगे पैक, ऊपर नीचे सब पैक, लेकिन आगे का जो बम्पर होता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी कार हो, वो जरूर उसमें जाली लगी होती, गैप होता है, वो कभी बिल्कुल पैक्ड नहीं होता। कभी इस चीज को नोटिस किया है आप लोगों ने? यस सर। आगे जो कार का जो बम्पर होता है उसमें जालियां जरूर लगी होती है, वो बिल्कुल पैक्ड नहीं होता, चाहे कितनी महंगी कार हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? फिर उसकी हीट निकलनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हीट है, दो तरीके की हीट है। एक तो एयर कंडीशन चलता है, तो एयर कंडीशन भी देखना आग की तरफ लगा होता है। एयर कंडीशन भी क्या करता है, अंदर की हीट बाहर फेंकता है, तो वो हीट को बाहर सराउंडिंग में फेंकने के लिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं रहेगा, और दूसरी इंजन की हीट होती है, क्योंकि इंजन के अंदर क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल बर्न होता है। अगर हम वो हीट बाहर नहीं फेंकेंगे तो वो अंदर पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे उतना नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो एक एयर कंडीशन की हीट है, वो एक अलग बात हो गई। मेन बात आती है इंजन की हीट की। इंजन बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, और हीट एनर्जी जो डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं, फ्यूल का कंबशन हो रहा है, देन फिर हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। 100% कन्वर्जन नहीं हो पाता है, लॉसेस होते हैं, तो हीट का लॉस होता है, और उस लॉसेस को खत्म करने के लिए, जिससे वो बाकी पार्ट डैमेज ना हो, हम लोग रेडिएटर का यूज करते हैं। रेडिएटर में क्या होता है, पानी होता है, रेडिएटर में पानी होता है। तो कुछ ऐसी डिजाइन होती है
कि वो पानी उस इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट करता है। कुछ ऐसा सिस्टम होता है, डिजाइन होती है। आई एम नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट हाँ थोड़ा बहुत बेसिक में समझा सकता हूँ कि उसके चारों तरफ सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करके उस हीट को वो लाता है, वापस रेडिएटर में आता है, और वो रेडिएटर में फैन चल रहा होता है या बाहर से हवा आ रही होती है, तो वो पानी ठंडा होता है, ये हीट लॉस होती है सराउंडिंग में, फिर वो पानी ठंडा हुआ, फिर वो जाता है। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, इंजन का हीट लेके वो पानी सराउंडिंग में फेंकता रहता है। जब कभी रेडिएटर खराब हो जाता है या रेडिएटर चोक हो जाता है या उसका फैन खराब हो जाता है, इंजन कूल नहीं रहता है। कूल का मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इंजन खराब हो जाता है। तो ये तो बात रही उसके कार रेडिएटर की, ठीक है। अब कार रेडिएटर में क्या होता है, उसका जरूरत क्यों, उसको यहाँ पे क्यों ला रहे हैं? देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां टेम्परेचर जीरो के नीचे बना रहता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है। या अपने हम लोग बात करें तो हिल स्टेशंस में नॉर्मली रात के बाद कई जगह ऐसी हैं जहां 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, और कई कंट्रीज भी ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जहां टेम्परेचर जीरो या उसके नीचे बना ही रहता है, लेकिन वहां लोग सर्वाइव करते रहते हैं, उनको रहना है, मजबूरी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कार आप चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं हिल स्टेशन पे गए और वहां हम कार चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कार तो गर्म है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब आप कार खड़ी करेंगे, कार ठंडी होगी, रेडिएटर का पानी ठंडा होगा, और अगर टेम्परेचर जीरो के नीचे पहुंच जाएगा तो वो पानी जम जाएगा, और जैसे ही पानी जम जाएगा रेडिएटर के अंदर, तो रेडिएटर की जो इस तरीके से डिजाइन होती है, रेडिएटर डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमारा ये पर्पस होता है, पहला कारण ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि उस कंडीशंस में जो रेडिएटर के अंदर पानी भरा है वो नहीं जमे, चाहे टेम्परेचर हमारा -6 पहुंच जाए या -7 पहुंच जाए या -8 पहुंच जाए। तो हमको क्या करना होगा, हमको कुछ सोलूट मिलाने, क्योंकि सोलूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो हमको कोई ना कोई पर्टिकुलर सोलूट मिलाना होगा। और उस समय जो हम लोग सोलूट मिलाते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, और उनको नाम हम लोग देते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम लोग मिला देते हैं, वो नॉर्मल सोलूट होता है, कुछ भी मिला सकते हैं, चाहे तो नमक भी मिला देते हैं, नमक भी मिला देते तो भी पानी 0 डिग्री पे ना फ्रीज होता, लेकिन नमक नहीं मिला सकते क्योंकि हमारा जो इंजन के जो पार्ट है वो डैमेज हो जाएंगे, रस्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ मिलाएंगे जिससे पानी भी ना जमे और इंजन भी डैमेज ना हो। तो हम लोग नॉर्मली कार रेडिएटर के लिए जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं वो हमारा फेमस एंटी फ्रीजिंग एजेंट है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है, नॉर्मली जो डिस्टेम्पर होता है ना, डिस्टेम्पर आप लोग जिससे हम लोग दिवाली में पुताई करते हैं, डिस्टेम्पर खरीद के लाते हैं एशियन पेंट का, बर्जर का, उसमें भी डाला जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। उसमें भी यही कारण है, क्योंकि जो पेंट आ रहा है वो तो सब जगह जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं जा रहा है स्पेसिफिक फॉर कानपुर या स्पेसिफिक फॉर लेह लद्दाख या स्पेसिफिक फॉर चेन्नई या स्पेसिफिक फॉर कोलकाता, ऐसा तो नहीं होता है। एक फैक्ट्री से बन रहा है, पूरे विश्व में वो जा रहा है। तो कहीं मान लो ऐसी जगह चला गया जहां टेम्परेचर कम है, आपने डब्बा खोला, अंदर बर्फ जमी है, तो खराब हो जाएगा ना, वो डिस्टेम्पर बेकार हो जाएगा। तो नॉर्मली ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट एक जगह नहीं, कई जगह, कई पर्पस के लिए मिलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जहां हम लोग चाहते हैं कि हमारा वाटर फ्रीज ना हो, जिसमें मैंने एक आधा एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, एक आधा एग्जांपल बताया, कार रेडिएटर हो गया या डिस्टेम्पर हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तमाम लोशंस वगैरह होते हैं, जेली होती हैं, कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, उनमें भी सब मिलाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी ये मैंने बता दी। दूसरा एक कॉमन और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारी एवरीडे लाइफ में, ये बात समझ में आई आपको, आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी बात को, कहानी की तरह सुनते रहिएगा एकदम, और इंटरेस्ट डेवलप करिएगा, बीच में कोई रोकना है तो पूछ लीजिएगा, याद हो जानी चाहिए चीजें, तुरंत याद हो जानी चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम सोल्यूट मिला के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहे हैं। सोल्यूट कोई भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, और एथिलीन ग्लाइकॉल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तमाम जगह हम ऐसा चाहेंगे जहां पे बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना होगा, हम चाहते हैं कि पानी हमारा वेपराइज ना हो, ठीक है। तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एवरीडे लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। एक एग्जांपल मैंने समझाया आपको, ये बात समझ में आई सबको, ये समझ में आई बात? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट कि क्या जरूरत है? दूसरा एक बहुत कॉमन एग्जांपल समझाते हैं आपको, जो हमने एवरीडे लाइफ में देखा भी होगा, नहीं तो आप
अभी थोड़ा सा रुक जाएं, अभी कोरोना चल रहा है, हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि जाके बाहर घूमे फिरें और ऐसा है। समझ लें 2 4 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब स्थितियां नॉर्मल हो तो जाके इसको दिमाग में रखे रहें, और आसपास जाके जो मैं बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व जरूर करिएगा। गर्मियों में आइसक्रीम के ठेले निकलते हैं, ठीक है। 2 तरीके के हमको आजकल, मतलब मेरे जमाने में जब हम लोग बहुत छोटे थे, खेला करते थे क्रिकेट विकेट, तब एक ही टाइप के निकलते थे, ठीक है। अब 2 तरीके के हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक वाले, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रीजर होता है, जिसमें अमूल है मोर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वाडीलाल है, ये सब है। हम लोग जब छोटे थे तब ये सब नहीं थे, या होते भी थे तो शायद हम लोग की पहुंच तक वहां तक नहीं होगी, है ना। लेकिन अभी ये ज्यादा कॉमन हो गए। और वो जो देसी वाले हैं ना, जो अपने मतलब मोहल्ले वाले जो कुल्फी उल्फी बेचा करते थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग इसी में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़े बहुत तो मिलते ही हैं। जैसे एक आध फेमस आपने सुना होगा, राजू कुल्फी, और ये मेवाड़ एवाड़ प्रेम वाले, ये जरूर मिलते हैं। इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्रीजर नहीं होता है। ये जो अमूल अमूल वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीजर रखते हैं, अपना चार्ज वार्ज करके लाते हैं और अपना आराम से। लेकिन ये जो होते हैं ना, जो लकड़ी की ठेला वाला बना लिया और 4 पहिए वाला, उनमें कभी देखना इलेक्ट्रॉनिक फ्रीजर नहीं होता। तो वो क्या कंसेप्ट, या सबसे कॉमन एग्जांपल बताते हैं, कुल्फी कभी खाई है? कुल्फी, कुल्फी किसी ने खाई है? यस सर। ठीक है, कुल्फी, ये वो वाली कुल्फी याद करो जिसमें एक मेटल का एक मोल्डिंग होती थी, सांचा टाइप का होता था, उसके अंदर वो दूध टाइप का जो मिक्सचर रखता था वो डालता था और उसको गाड़ देता था, उसके ऊपर कंबल अम्बल बिछाता था, याद है ना उस टाइप के ठेले। और फिर उसके बाद यस वो सर, यस कुल्फी सर। निकाल के देता है उससे। वो कभी सोचा है कि कैसे जम जाती है कुल्फी? कभी सोचने की कोशिश करी है वो कैसे जमाता है, वो किस चीज में गाड़ता है कि कुल्फी जम जाती है? क्या हम घर में ऐसा कर सकते हैं? घर में तो हमसे फ्रिज में रखते हैं तब तो जमती नहीं है। हम कभी कभी कुल्फी जमाने का मन होता है, बढ़िया आइसक्रीम वाइसक्रीम मिक्सचर बनाया, दूध वूध में सब कुछ बढ़िया मटेरियल डाला, और सुबह उठे तो जमी नहीं। और वो क्या करता है, खटपट जम जाती है उसकी, बहुत जल्दी कुल्फी जम जाती है, धूप में लेके टहलता रहता है। क्या कंसेप्ट यूज करता है, किसी को कुछ आइडिया है? सर यही सोल्यूट देखिए, वाले उसका कंसेप्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। वो यूज करता है फ्रीजिंग मिक्सचर, वो यूज करता है फ्रीजिंग मिक्सचर, और ये फ्रीजिंग मिक्सचर भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसके ठेले का कंसेप्ट क्या होता है जिसमें वो कुल्फी जमाता है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले उसके पास एक लकड़ी का टैंक होता है। सबसे पहले एक एक लकड़ी का उसके पास टैंक होता है, ठीक है। मतलब उसी जो ठेले में ही वो फिट के रहता है, बॉक्स टाइप का लकड़ी का होता है। लकड़ी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो वुड है वो हीट की इंसुलेटर होती है, लोहा जो होता है वो हीट का कंडक्टर होता है, अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट अंदर, लेकिन वुड जो है वो इंसुलेटर होती है। ये लकड़ी का उसके पास एक बॉक्स टाइप का होता है, जरा समझिएगा बात को, ठीक है। इसी तरीके से थर्माकोल भी यूज कर सकते हैं, आपने लस्सी वस्सी की दुकान में देखा होगा, तो वो लोग आइस को थर्माकोल में रखते हैं, ठीक है। उस लकड़ी के बॉक्स के चारों तरफ वो मेटल की कोटिंग कर दे जिससे लकड़ी खराब ना हो, लकड़ी सड़े ना। अब इसके अंदर क्या करेगा, जरा बात समझिएगा, चीजों को जरा ध्यान समझना और सुनना और जवाब देना मुझे, क्रॉस क्वेश्चन भी तो जरूर दो। इसके अंदर वो आइस डाल देता है, बर्फ डाल देता है, बर्फ डाल देता है, ठीक है। इसके अंदर उसने बर्फ डाल दी, उसके अंदर उसने बर्फ डाल दी, आइस क्यूब्स डाल दिए, बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए, बर्फ डाल दी क्रश करके। आइस का कंसेप्ट क्या होता है, आइस किसी चीज को ठंडा करती है, तो वो ठंडा कैसे करती है जरा उसको भी समझ लीजिए। वो इसलिए ठंडा नहीं करती कि वो खुद ठंडी है, उसका ठंडा करने के पीछे लॉजिक क्या है, उसके ठंडे करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब आइस, मान लीजिए आपने इस पानी में आइस क्यूब डाला, ठीक है, ये आइस क्यूब डाला आपने, 1 गिलास पानी में आइस क्यूब डाला, तो आइस किस टेम्परेचर तक रह सकती है, 0 डिग्री या उसके नीचे। लेकिन आपने पानी 25 डिग्री का ले लिया है, 30 डिग्री का ले लिया है, 40 डिग्री का ले लिया है, तो आइस तो नहीं रहेगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग स्टार्ट होगी। और मेल्ट होने के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, दिस इज
मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब उसको मेल्ट होने के लिए हीट की जरूरत होगी। जब उसके मॉलिक्यूल कहीं से हीट एब्जॉर्ब करेंगे तभी वो मेल्ट हो पाएंगे। आप ठंडे पानी में आइस डालते हो, वो मेल्ट नहीं होती है, बहुत धीरे होती। गर्म पानी में डाल देते हो, क्यों जल्दी मेल्ट हो जाती है? क्योंकि फिर वही बात आ रही है, आइस को मेल्ट होने के लिए हीट की जरूरत होती है। ठंडे पानी में उतनी हीट उसको अवेलेबल नहीं है, तो आइस के मॉलिक्यूल हीट नहीं ले पाएंगे, लेकिन गर्म पानी में वो हीट लेंगे। ठीक है, या आपने हथेली में रख दिया, ध्यान रखिएगा, जब आप हथेली में एक आइस क्यूब का टुकड़ा रखना, देखना क्या होता है। जब आइस क्यूब का टुकड़ा रखोगे तो हथेली में आपने रखा, तो उसको मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए। अब यार एक बात बताओ, हीट वो कहां से एब्जॉर्ब करेगी? अपने सराउंडिंग से, जहां पे रखी है, जैसे आपने हथेली में रख दिया, तो अपने चारों तरफ से हीट एब्जॉर्ब करेगी या हथेली से हीट एब्जॉर्ब करेगी? तो हथेली से आइस के जो आइस क्यूब है वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट एब्जॉर्ब करते करते धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी हथेली में ठंडक महसूस इस वजह से हो रही है क्योंकि वो आइस के मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे आप डीओ डालते हो या मूव स्प्रे डालते हो, कोई भी वॉलिनी का स्प्रे, दर्द वर्द होता है पीठ पीठ में तो स्प्रे डाल देते हो, बड़ा ठंडा लगता है। और सर्दियों के टाइम पे अगर कहीं कंधा वंदा दर्द हो रहा है और उस समय मूव डालने कोई बोल दे तो एकदम बिल्कुल समझ लो, लगता है कि यार जान ही निकल जाएगी, है ना? तो क्यों इतनी ठंडक महसूस होती? क्यों ठंडक होती है? क्योंकि स्प्रे जैसे ही पड़ता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ठंडक महसूस होती है। ठीक है, सेम कंसेप्ट आइस का होता है। आइस को मेल्ट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी है, और जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी वो किसी चीज को ठंडा नहीं करेगी। बात समझिएगा, ऐसे ही पड़ी रहेगी, ठंडक नहीं देगी वो। अब आपने इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए, लकड़ी के बॉक्स के अंदर आइस क्यूब डाल दिए, और बाहर से देखते हो वो क्या करता है, कंबल टाइप का रखता है, कुल्फी वाला कंबल टाइप का रखता है, साफ सुथरा है ना, उसके ऊपर बिछा देता है। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या आइस मेल्ट होगी? इस सिचुएशन में क्या आइस मेल्ट होगी? जल्दी जवाब देना भाई। यस सर। इस सिचुएशन में आइस मेल्ट होगी क्या? सोच के जवाब देना। बाहर ये लकड़ी का इंसुलेटेड बॉक्स है, बाहर ये लकड़ी का इंसुलेटेड बॉक्स है जिसके अंदर बर्फ रखी हुई है। थर्माकोल के बॉक्स के अंदर बर्फ जब रखी होती है, आइस रखी होती है, क्या वो मेल्ट होती है क्या? सर बहुत नो सर, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। या होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी होती है, लगभग बहुत थोड़ी होती है ना, बहुत थोड़ी, उससे काम नहीं चलेगा। तो अभी इस लकड़ी के बॉक्स, क्या कह रहे हो बेटा? सर गलती से खुल गया था, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, अभी अब मेरी बात सुनो जरा, बहुत काम की बात बता रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज समझा रहा है, सुनो जरा, ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस कुल्फी वाले ने क्या किया, अपने ठेले में ये लकड़ी का बॉक्स रखे घूम रहा था। वो लकड़ी के बॉक्स के अंदर उसने आइस क्यूब्स डाले थे। क्या इस समय आइस मेल्ट हो रही होगी? जरा सोच के जवाब देना। बाहर भी बंद है, बाहर कपड़ा पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऊपर कपड़ा पड़ा है, कंबल या बोरा टाइप का पड़ा हुआ है। क्या आइस मेल्ट हो रही होगी? नो सर, नहीं मेल्ट हो रही, नहीं मेल्ट हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो क्या करता है, मोल्डिंग रखे रहता है। आपने एक सेकेंड, इस तरीके की मोल्डिंग रखे रहता है जिसके अंदर वो क्या करता है, अपना मिक्सचर विक्सचर डालता है। याद ध्यान है ना, ऐसी मोल्डिंग टाइप की होती है ना, इसके अंदर वो अपना मिक्सचर विक्सचर डाल के जमाता है कि नहीं? इस तरीके का होता है ना, मोल्डिंग होती है उसके पास, उसके अंदर वो मिक्सचर विक्सचर डालता है। अब क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए मिल्क मिक्सचर था या आइसक्रीम मिक्सचर था, जो कुल्फी मिक्सचर था, इस मोल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है, इस मोल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है। यही कंसेप्ट होता है, उसके पास और कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब सोच के बताना जरा, इस समय जब आइस मेल्ट नहीं हो रही है तो क्या ये हमारा जो मोल्डिंग है या जो आइसक्रीम मिक्सचर है वो ठंडा होगा क्या, या फ्रीज हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसको फ्रीज कराने का अब एक रास्ता है, इसको फ्रीज कराने का है जो मिल्क पड़ा हुआ है। भगवान जाने वो मिल्क होता है क्या होता है यार, 5 रुपए कुल्फी में क्या दूध देंगे, ठीक है, मान के चलते हैं मिल्क है। ठीक है, जो मिल्क पड़ा हुआ है जिससे कुल्फी जमने वाली है, क्या ये फ्रीज अभी हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। ये फ्रीज तब होगा जब आइस मेल्ट होगी, क्योंकि आइस जब मेल्ट होगी तो हीट मांगेगी कहीं ना कहीं से,
और हीट कहां से मांगेगी? उस मोल्डिंग से, उस मिक्सचर से हीट मांगेगी। लेकिन जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी हीट मांगेगी नहीं। अब अगर ये लकड़ी का ना होता तो ये बाहर से मेल्ट होने के लिए हीट मांग लेती, लेकिन हीट अभी बाहर से नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि ये लकड़ी का इंसुलेटेड बॉक्स है, बाहर से हीट बिल्कुल नहीं आ पा रही है। बाहर से हीट बिल्कुल नहीं आ पा रही, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हीट बाहर से नहीं आ पा रही है, आइस मेल्ट हो नहीं पा रही है। अब आप क्या चाहते हो इस समय? बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, आप यही तो चाहते हो ना कि यार आइस मेल्ट हो जल्दी से। जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी फ्रीज नहीं होगा, यही बात है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। बिल्कुल सही बात है Yes, ना, sir. जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी कुल्फी कैसे जमेगी? यही बात है ना। आप अब कुल्फी जमानी है ना, तो कुल्फी को फ्रीज करना है, तो आप चाहते हो कि जल्दी से ये आइस मेल्ट हो। अब मेल्ट हो नहीं रही क्योंकि बाहर से हीट आ नहीं रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, वो कुल्फी वाला क्या करता है, उसको पता नहीं होता कि लॉजिक क्या है, क्योंकि उसका ट्रेडिशन है, चला आ रहा है कई पीढ़ियों से। तो वो क्या करता है, उसमें नमक घोल देता है। उसमें क्या करता है, वो नमक घोल देता है। वो जो नमक है, नॉर्मल सॉल्ट, सस्ता वाला कहीं से लाया और उसने घोल दिया। आप कभी भी जाना और जब इस चीज को जरा ऑब्जर्व करना, जब भी ये कोरोना पीरियड खत्म हो तो आप उसमें देखना, उसका कंसेप्ट, उसकी मैकेनिज्म समझना आप, और हम जो समझा रहे हैं उससे मैच करना। बिल्कुल एज इट इज होगा। बहुत सारा उसमें नमक डाल देता है। नमक डालने से क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जब हम सोलूट ऐड कर देते हैं तो, क्योंकि नमक सस्ता होता है, सस्ता वाला नमक आज भी 3-4 रुपए किलो मिलता है, जो हम लोग यूज करते हैं टाटा सॉल्ट, वो शायद 20-25 रुपए किलो होगा। तो चूंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह जुड़ जाती है, ठीक है, लेकिन आज भी सस्ता नमक मिलता है, 3-4 रुपए किलो जरूर मिलता है। 2 रुपए शायद 3 रुपए किलो मिलता होगा। तो वो उसमें घोल दिया, नमक घोल दिया। नमक जैसे ही आप घोलेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि सोलूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। 2 बॉल लेना, कटोरियां लेना, और उनमें 2-2 आइस क्यूब रख लेना, 2-2 आइस क्यूब एक ही जैसे, एक की आइस ट्रे से निकालना, 4 आइस क्यूब निकालना, 2 बॉल लेना और दोनों में आइस क्यूब डाल देना, 2-2। जो मैं समझा रहा हूं जरूर करिएगा, देखिएगा आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं आप भूलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बना के दे दें, आप जवाब जरूर दे दोगे। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको हमारा एक्सपेरिमेंट याद आएगा, आप कर दोगे। 2 बॉल लेना, ठीक है, किसी के भी कांच के ले लो, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो थोड़े हीट के इंसुलेटर होंगे, मेटल होगा तो कंडक्टर होगा, मेटल का भी ले सकते हो। और उसमें 2-2 आइस क्यूब डालना, एक ही जैसे, एक ही आइस ट्रे से भी। एक बॉल में आप कुछ मत करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना, और दूसरे बॉल में 2 चम्मच नमक डाल देना। ठीक है, 2 चम्मच नमक डाल देना। फिर आप दोनों को ऑब्जर्व करना, देखना कि किसमें मेल्टिंग फास्ट हो रही है। जिसमें आपने नमक डाल दिया जरूर करना, और मुझे जरा उसका बताना कि रिप्लाई करके कि क्या जो मैंने समझाया था वो सही समझाया कि नहीं समझाया। तो इस चीज को जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। टाइम नोट करना, जिसमें नमक नहीं पड़ा था उसका मेल्टिंग ऑब्जर्व करना, और जिसमें आपने 2 आइस क्यूब में 2 चम्मच नमक डाल दिया है, फिर उसका आप मेल्टिंग ऑब्जर्व करना। आप देखना कि जिसमें आपने नमक डाल दिया है वो मेल्टिंग फास्ट हो रही होगी, वो जल्दी मेल्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नमक डाल देते हो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब नमक डालने के बाद अगर उसको फ्रीज, बिना नमक के पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो नमक वाला पानी शायद -15 या -20 पे फ्रीज होता। अब आपकी आइस क्यूब -15 या -20 पे तो नहीं फ्रीज हुई थी, वो कुछ कम पे फ्रीज हुई होगी। 0 डिग्री के जरा सा भी नीचे कर दोगे तो फ्रीज हो जाएगी, है ना। तो वो जिसमें आप नमक डाल दोगे वो मेल्ट होने लगता है। तो कुल्फी वाला भी यही करता है, जो है ना, एक कुल्फी वाला शायद कोई सीरियल भी आया था शायद स्टार प्लस पे, पता नहीं कौन सा, क्या नाम था उसका, किसी को याद है? सर कुल्फी नाम था। अच्छा, कुल्फी नाम था, है ना। तो वो कुल्फी वाला क्या करता है, नमक घोल देता है। तो जैसे ही वो नमक घोलेगा, देखिए बाहर से सब कुछ बंद है, टोटल इंसुलेटेड है, ठीक है, हीट अंदर नहीं आ पा रही है। अगर अंदर हीट आ जाती तो बाहर की चीजें ठंडी होती, ठेले के सराउंडिंग ठंडे होते, आराम से कुत्ते बिल्ली नीचे बैठते आराम से एंजॉय करते ठंडक में। ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाहर से हीट नहीं आ पा रही है, ठंडक बाहर नहीं हो रही है। अब उसने जैसे ही नमक डाल दिया, तो नमक डालने पर क्या होगा, ये आइस मेल्ट होने लगेगी। आइस मेल्ट होने लगी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, आइस मेल्ट होने लगेगी। अब मेल्ट होने के लिए उसे हीट चाहिए, हीट चाहिए क्योंकि आइस कह रही, जब जैसे ही आप नमक घोलोगे डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, नमक कह रहा है यार तुम इतने पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हमारे साथ तो तुम्हें
-20 के नीचे एग्जिस्ट करना, तुम कैसे एग्जिस्ट करें, चलो मेल्ट हो। अब आइस कहेगी यार मेल्ट होने के लिए तो हमको हीट चाहिए, क्या करें, बाहर से तो हीट मिल नहीं रही है, तो फिर वो क्या करेगा, जो ये उसने कुल्फी वाले ने मोल्डिंग लगाई थी ना इसके अंदर, जो मोल्डिंग फंसाई थी, वो फटाफट उससे हीट खींचेगी और उससे हीट खींच के वो मेल्ट होने लगेगी। और जब उस मोल्डिंग से हीट खींच के मेल्ट होगी तो वो मोल्डिंग के अंदर का जो मिक्सचर था वो क्या होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, और जल्दी ही कुछ समय बाद वो फ्रीज हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये कंसेप्ट होता है जो नॉर्मल देसी कुल्फी वाले होते हैं वो फ्रीज करते हैं। समझ में आई बात? सेम कंसेप्ट यूज करते हैं जब हिल स्टेशंस वगैरह में नॉर्मली स्नो फॉलिंग होती, तो उस टाइम पे भी वो लोग क्या कर देते हैं, सॉल्ट स्प्रेड कर देते हैं रोड पे। तो जब रोड पे सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे, जैसे स्नो फॉलिंग होगी, सॉल्ट के कॉन्सेप्ट में इमीडिएटली वो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर सॉल्ट नहीं तो शायद थोड़ी देर ज्यादा समय तक पड़ी रहती। ये भी एक कहीं की किताबों में लिखते हैं कि ऐसा होता है। तो हमने 3 एप्लीकेशन आपको बताया, और भी एप्लीकेशन होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे छोटी छोटी जगह पे होते हैं, जैसे मैंने बताया एथिलीन ग्लाइकॉल, डिस्टेम्पर वगैरह में भी, मतलब डे टू डे लाइफ की चीजों में मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ईजी बोलते हैं इसको, MEG, मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, तो तो ये एवरीडे लाइफ वाला कॉमन है, ये आप कहीं भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी कुल्फी वाले के ठेले पे जाना और उससे समझना भैया आप कैसे जमाते हो कुल्फी, वो समझा देगा। यही कंसेप्ट होता है, नमक डालने पर आइस मेल्ट होती है, और आइस मेल्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए, तो हीट कहां से होगी, जो भी वो मोल्डिंग पड़ी है उससे आइस हीट लेगी, तो मोल्डिंग के अंदर का मिक्सचर जम जाता है। समझ गए बात को? और ये काम आप जरूर करना, वो जो मैंने बताया 2 आइस क्यूब लेना एक जैसे, और एक में 1 चम्मच नमक डालना और एक में नहीं डालना, फिर आप ऑब्जर्व करना और इस बात का मुझे जरूर रिप्लाई करना, आप समझ में आ जाएगी आपकी बात। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या किसी को? समझ गए ना? तो अगर नो इससे सर। रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एवरी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा बनने लगे हैं। हम लोगों को मतलब अभी तक जो टारगेट होता था आज से पढ़ाई का पहले का, बिल्कुल रटा रटाया कंसेप्ट चलता था, किसी को मतलब नहीं होता था कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बस सिंपल ये था कि जो चीजें आ रही हैं एग्जाम में हम बस उसको रट लेते थे, जाके नंबर देते थे, कुछ भी सीखने वाला समय नहीं था। लेकिन अब चीजें बदल गई, पैटर्न बदल गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ले ले। तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कल हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन लिए थे, और वेरी सॉरी मैं नो अभी शीट नहीं बना पाया, आपको मिल जाएगी, कल तक जरूर मिल जाएगी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोग कृपया करके अगर कल आई वाला कंसेप्ट पढ़ना है, देखिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस में इस साल हटा दिया गया, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया इस साल, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा या कहीं और नहीं आएगा। तो अगर वो आपको पढ़ना है तो फिर आपको पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। मैं क्रॉस क्वेश्चन पहले करूंगा, आप जवाब देंगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज फिर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ईजी मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था क्या होता है, शुड बी एडेड टू द 10 kg ऑफ वाटर। मान लीजिए रेडिएटर में 10 लीटर पानी पड़ा हुआ है, तो 10 kg ऑफ वाटर, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर फ्रीज एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए यही सब साइंस होती है और यही सब केमिस्ट्री होती है, कि मतलब हमें पता है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वहां पे -6, -7, -8 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन -10 या -11 कभी नहीं जाता। तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी कि हम कितना एथिलीन, चलिए वापस आते हैं। तो should be added to the 10 kg of water so that the resulting mixture freeze at -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें पता है कि -9 तक टेम्परेचर चला जाता है जिस कंडीशंस में हम रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि -9 तक पानी ना जमे, -10 पे भले जम जाए, क्योंकि -10 तो होता ही नहीं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना सोल्यूट हमको निकालना है, और उतना ही डालेंगे, ज्यादा क्या करेंगे डाल के यार, है ना? मतलब कोई चीज अगर 200 रुपए लीटर है और पानी फ्री का है, नल खोला पानी डाल दिया,
तो यार जरूरी है कि 200 रुपए लीटर वाली चीज ज्यादा डालेंगे यार, जितनी जरूरी है कि 200 रुपए लीटर वाली चीज ज्यादा डालेंगे यार, जितनी जरूरत होगी उतनी डालेंगे ना, क्यों जब अननेसेसरी का पैसा खर्च करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे उतना डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करने कि कितने ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल हमें ऐड करने हैं, और केएफ दिया हुआ है। केएफ दिया हुआ है, हमने बताया केएफ और केबी फिक्स होता है। हमने बताया आपको केएफ और केबी फिक्स होता है सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए फिक्स होगा, बेंजीन के लिए फिक्स होगा, तो यहां पर वाटर की बात हो रही है। तो वाटर का जो केएफ होता है वो 1.86 होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताएंगे जो भी है। पानी में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना है, ठीक है, जिससे अब वो फ्रीज हो -10 पे, मतलब आपको फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कितना करना है, -10 करना है आपको। फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -10 करना है, यानी डेल्टा टीएफ हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री कम कर दिया ना, तो डेल्टा टीएफ 10 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ गए आप बात को, डेल्टा टीएफ 10 डिग्री। और डेल्टा टीएफ किसी में भी रखा जा सकता है, किसी में भी रखा जा सकता है, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तनिष्का बेटा कुछ डिजिट में गड़बड़ है, ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीएफ 10 रख दिया, 1000 के एफ 1.86 रख दिया, स्मॉल डब्ल्यू ही तो निकालना है ना, पूछा है ना उसमें सोल्यूट कितना होगा। मोलर मास कितना आया एथिलीन ग्लाइकॉल का, मोलर मास कितना आया है 62 62, So, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये 62 आया, स्मॉल एम 62 और कैपिटल डब्ल्यू है 10 केजी, ग्राम में रखा जाएगा यहाँ पे, तो 10 इंटू 1000, जहां तक है यही गलती की होगी, इतना तो हम समझ ही गए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कि कहाँ पे गलती की होगी। मैक्सिमम लोगों ने यहीं पे गलती की होगी, नीचे 10 केजी ना, तो 10 इंटू 1000, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा। बताना भाई कहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है, कि हम सही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। तो 10 इंटू 62 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.86, इसको आप कैलकुलेट करिए। आप लोगों के कैलकुलेटर तो कभी सही चलते ही नहीं है, हम ही कैलकुलेट करके बताते हैं। कितना आएगा 10 इंटू 62 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.86, ये आ गया 3333.4 ग्राम। आंसर आ गया। वैसे कोशिश क्या करें 2 डिजिट में दिया करें, 333.333 आ रहा है, उसको हमने 4 लिख दिया। समझ गए ना, तो चेक कर लेना भाई कहाँ पे गलती हुई और क्यों गड़बड़ हो रहा था। कुछ लोगों का 3.33 आ रहा था, कुछ लोगों का 333.33 आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल में गड़बड़ होता है कैलकुलेशन में। चेक कर जरूर कर लीजिएगा कि कहाँ पे गलती हुई, किस जगह पे गलत हुआ, जिससे वो दोबारा ना गलती हो। समझ गए भाई बात को यहाँ पे। Yes, sir. ऐसे ही एक क्वेश्चन दे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, दिमाग लगाना है, सेम क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकॉल का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बट थोड़ी लैंग्वेज बदल गई है, ठीक है, लैंग्वेज बदल गई है। अब आपको उसका जवाब बस यस और नो में देना है। एट हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का नाम ही ना लो इस समय, 2 साल हो गए कहीं नहीं जा पाए। हिल स्टेशन टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस, किसी हिल स्टेशन में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज 62, दे दिया है उन्होंने, नहीं भी दिया होता तो खैर आप लोग को मैंने बता दिया है, तो आप लोग याद रखेंगे 62 होता है। इज ए 20% बाई मास, 20% बाई मास aqueous solution, 20% by mass of aqueous solution of ethylene glycol is suitable for car radiator, suitable for car radiator।
कहने का मतलब है यार, देखो ना, मैं थोड़ा सा डिजिट चेंज करूंगा, अदरवाइज अब भरोसा उठ गया आप लोगों से, अब भरोसा उठ गया है, डिजिट चेंज करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माइनस, सेकेंड, -8, और यहाँ पे कर देते हैं -15 कर देते हैं, यहाँ पे -15 कर देते हैं। या 15% बाई मास, ये कर देते हैं। क्वेश्चन है कि हिल स्टेशन है, वहां टेम्परेचर -8 डिग्री चल रहा है, इस समय -8 डिग्री चल रहा है। क्या हम अपने कार रेडिएटर में 15% का सोल्यूशन डाल सकते हैं? सुटेबल है, सुटेबल का मतलब अगर 8 डिग्री तक पानी हमारा नहीं जमेगा तो सुटेबल है, और -8 तक पानी जम जाएगा तो सुटेबल कहां से हुआ? ठीक है, सुटेबल हुआ कि अगर -8 तक हमारा पानी ना जमे, मतलब -10 पे जमे या -11 पे जमे, ठीक है, जमने दो। -8 के नीचे तक नहीं जमना चाहिए तो सुटेबल है, नहीं तो सुटेबल नहीं है। ठीक है, 15% का मतलब है अगर टोटल 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में 15 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल हमने डाल दिया है और 85 ग्राम पानी डाल दिया है। हम इसका जवाब आप लोगों से उम्मीद करेंगे। ठीक है, इस बार हम आपको थोड़ा ज्यादा, शायद उस समय जब हम 12th में रहे होते तो हमारे लिए भी ये सब चीजें बहुत भारी होती। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हम टीचर हैं तो हमारा तो काम सिखाना है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएंगे, तो कमजोर नहीं बनाना है। हम सिर्फ इतने ही सीमित ना रहें कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करें, थोड़ा दिमाग चलाएं, देश को बहुत जरूरत है इस समय, आगे बढ़ें। ठीक है, तो ऐसे ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कल आपको हम कोशिश करेंगे, मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर सकते कि आपको सारी शीट हम दे दें, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी, केएफ की भी, केबी की भी। और कल वाली क्लास में आप लोग प्लीज, अगर आई के पढ़ने के इंटरेस्टेड हो, क्वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के इंटरेस्टेड हो, तो जरूर आपको चारों कॉलिगेटिव पढ़ के याद रखनी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर हम आपको नई चीजें सिखाएंगे कि वाकई इस चैप्टर में अभी तक एक चीज क्लियर नहीं हुई कि यार ये पढ़ क्यों रहे, केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, कोई ढंग से किसी चीज ने समझा हो, इसको केमिस्ट्री के अंदर क्यों रखा गया? क्या फिजिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट में सिलेबस ज्यादा था तो इस चैप्टर को केमिस्ट्री में डाल दिया गया? यार केमिस्ट का क्या काम है? केमिस्ट का काम तो केमिस्ट्री होता है, रिएक्शंस होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, फिर क्यों केमिस्ट्री में पढ़ाया गया? इसको हम कल बताएंगे आपको कि वाकई इसको केमिस्ट्री में क्यों रखा गया। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट में जगह नहीं थी इसलिए यहाँ फेंक दिया गया, ऐसा नहीं है, यही का टॉपिक है। ठीक है, तो हम कल समझाएंगे आपको। आप लोग रिवाइज करके रखिएगा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जुड़ जाना आज रात में 12, 1, 2 बजे तक, सुबह दिन में लगे रहना, और अगर कल शाम को आपको टॉपिक पढ़ना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।